हेलो स्टूडेंट्स, थिंकर की सीरीज में आज जो थिंकर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं बहुत 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 इंपॉर्टेंट थिंकर हैं डेविड हेल्ड। जनरली ग्लोबलाइजेशन की थ्योरी के लिए इन्हें जाना जाता है और भी बहुत सारी चीजों पर इन्होंने अपने थ्योरीज दी हुई हैं। वो सारी की सारी थ्योरीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। मगर अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताया कीजिए। और नेक्स्ट अगर थिंकर आप कोई चाहते हैं कि हाँ, मुझे कोई इंपॉर्टेंट थिंकर आपको लगता है जिस पर लगातार सवाल आते हैं और आपको लगता है कि उनके कॉन्सेप्ट्स आपसे नहीं बन पाते हैं, तो आप जरूर से मुझे बताइएगा, मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी जो आपको याद रखना चाहिए, सबसे पहली किताब है ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इन ग्लोबल ऑर्डर। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, कल्चर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। फोर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, 2006 में इन्होंने लिखी थी। फिफ्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्मोपॉलिटनिज्म, आइडियल्स एंड रियलिटीज। ग्लोबलाइजेशन एंड एंटी ग्लोबलाइजेशन इन्होंने लिखी है 2007 में। ग्लोबल इन इक्वेलिटी इन्होंने 2007 में लिखी है। ग्रिड लॉक, वाई ग्लोबल कोऑपरेशन इज फेलिंग व्हेन वी नीड इट मोस्ट, ये भी इनकी किताब है। वाई ग्लोबल कोऑपरेशन इज फेलिंग व्हेन वी नीड इट मोस्ट। हर बार ऐसा होता है जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा इच्छा जिस समय होती है उसी समय हम सबसे ज्यादा उसकी कमी महसूस करते हैं, है कि नहीं? तो इस पर भी इन्होंने किताब लिखी है। ठीक, ग्रिड लॉक इन्होंने कहा है। चलिए, इनके एक एक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, और मैं चाहता हूं कि उन क्लासेस को भी आप अटेंड करें जितनी शिद्दत से आप इस वीडियोस को देखते हैं, इन वीडियोस को एंजॉय करते हैं। 4 नवंबर को सैटरडे है और दोपहर में 3 बजे मैं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आ रहा हूं जिसमें आप लोगों का कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा। और कॉम्प्रिहेंसिव 1 और कॉम्प्रिहेंसिव 2 हो चुका है, कॉम्प्रिहेंसिव 3 टेस्ट होने वाला है सैटरडे को दोपहर में 3 बजे। इस सेशन को आप जरूर से अटेंड कीजिएगा और जब भी आप कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट अटेंड किया करें तो एक बात ध्यान रखा करें कि भाई पेपर और पेन लेकर के बैठा करें और ईमानदारी से मुझे दूसरे दिन या उसी दिन शाम को स्कोर जो है वो बताया करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? इनके हिसाब से व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन फॉर डेविड हेल्ड? जब डेविड हेल्ड की बात आती है तो डेविड हेल्ड कहते हैं ग्लोबलाइजेशन इज मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट। ये एक बहुविषयक अवधारणा है। वैश्वीकरण क्या है? बहुविषयक अवधारणा है। कौन कहता है ऐसा? डेविड हेल्ड कहते हैं। दैट एनकम्पासेस इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड सोशल डायमेंशंस, जिसमें जो सारी चीजों को कवर करता है। इकोनॉमिक चीजों को भी कवर करता है, पॉलिटिकल चीजों को भी कवर करता है, कल्चरल चीजों को भी कवर करता है और सोशल डायमेंशन को भी कवर करता है। यानी ये उन थिंकरों में से हैं जो कहते हैं कि अगर ग्लोबलाइजेशन एक जगह पर लाया जाता है तो बाकी की सारी जो चीजें हैं उनमें ग्लोबलाइजेशन अपने आप आ जाता है। यानी सारे स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये मानते हैं। सोशल, ये कहते हैं सोशोलॉजिस्ट ऑफन स्टडी हाउ ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंसेस सोसाइटीज and communities. This can involve examining changes in pattern of migration, spread of global consumer culture, and the impact of transnational corporation and local communities. ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है सोसाइटी पर, लोकल कम्युनिटीज पर का क्या इंपैक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन पर, दोनों ही चीजों पर इन्होंने डेविड हेल्ड ने अध्ययन किया है, स्टडी किया है। ठीक, तो वैश्वीकरण को ये बहुविषयक अवधारणा मानते हैं जो कि आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयामों से बना हुआ है। यानी अगर किसी समाज के एक भाग में जब हम वैश्वीकरण करते हैं, इकोनॉमी से अगर हम ग्लोबलाइजेशन को जोड़ते हैं तो बाकी सारी चीजों में ग्लोबलाइजेशन अपने आप आ जाता है। हमारी संस्कृति भी उसी प्रकार से दूसरे देशों से जुड़ जाती है और हम अपनी संस्कृति और दूसरों की संस्कृति को आपस में साझा करते हैं। समाजशास्त्री अक्सर ये कहते हैं कि अध्ययन करते हैं कि वैश्वीकरण समाजों और समुदायों को किस तरह से प्रभावित करता है, इनमें प्रवसन के पैटर्न कैसे होते हैं और ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या बदलाव आए हैं, इस पर भी इन्होंने अध्ययन किया है। वैश्विक उपभोक्ता संस्कृति का प्रसार कैसे होता है,
स्थानीय समुदायों पर अंतरराष्ट्रीय निगमों का कैसे प्रभाव पड़ता है और अंतरराष्ट्रीय निगमों का कैसे प्रभाव पड़ता है स्थानीय समुदायों पर, इन सारी चीजों पर डेविड हेल्ड ने अध्ययन किया है। इनका बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस बार के लिए, कॉस्मोपॉलिटनिज्म। कॉस्मोपॉलिटनिज्म मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि कॉस्मोपॉलिटनिज्म क्या होता है। कॉस्मोपॉलिटनिज्म समझ लीजिए कि यूनिवर्सल से रिलेटेड चीज है, यूनिवर्सल। यानी जब हम बात करते हैं कॉस्मोपॉलिटन कल्चर की, तो ऐसे कल्चर की बात होती है जो पूरा का पूरा विश्व मानता है। कॉस्मोपॉलिटनिज्म, सोशियोलॉजिस्ट स्टडी कॉस्मोपॉलिटनिज्म एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर लुकिंग एट फैक्टर्स दैट शेप्स पीपल सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप। ग्लोबल सिटीजनशिप कौन होता है? जैसे कि अडानी है, अंबानी है, इनके बहुत सारे देशों में व्यापार हैं, व्यवसाय हैं, तो ये लोग क्या कहलाते हैं? ये ग्लोबल सिटीजनशिप। जो इनके एटीट्यूड्स बिहेवियर्स होते हैं वो ग्लोबल बिहेवियर, ग्लोबल एटीट्यूड्स कहलाते हैं। सॉलिडेरिटी विद डिस्टेंट अदर्स, देखिए आ गई बात, मतलब दूसरे देश में आपका किस तरह का जुड़ाव है, किस तरह के कार्य हैं, किस तरह के एंगेजमेंट है, इससे पता चलता है कि आप ग्लोबल सिटीजन हो कि नहीं हो, आप कॉस्मोपॉलिटनिज्म को अपनाते हो कि नहीं हो। ठीक है, इन ट्रांसनेशनल सोशल मूवमेंट। समाजशास्त्री विश्वव्यापी दृष्टिकोण और व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उन कारकों को देखते हैं जो लोगों को वैश्विक नागरिकता की भावना, दूर के अन्य लोगों के साथ एकजुटता और अंतरराष्ट्रीय सामाजिक आंदोलनों में भागीदारी को आकार देती है। डेविड हेल्ड कंसर्न रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन and the nation state fall into three general categories. डेविड हेल्ड ग्लोबलाइजेशन और नेशन स्टेट के बारे में जो अवधारणा देते हैं, जो कॉन्सेप्ट देते हैं, वो तीन कैटेगरीज में फॉल करता है। वैश्विक और राष्ट्रीय राज्य के संबंध में, वैश्वीकरण और राष्ट्र राज्य के संबंध में डेविड हेल्ड की चिंताएं तीन सामान्य श्रेणियों में आती हैं। कौन कौन सी हैं वो उस पर बात करेंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया स्टूडेंट्स, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। देखिए ये जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल मत कीजिएगा प्लीज, ठीक। 7838517884 ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो आप लगातार हमारे से टच में बने हुए होते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बन जाइए, अगर व्हाट्सएप नहीं है तो टेलीग्राम होगा, टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप होगा, दोनों में से किसी एक ग्रुप का हिस्सा तो आपको बन ही जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो तीन चीजों पर, जो तीन डायमेंशंस इन्होंने बताए हैं ग्लोबलाइजेशन के, सबसे पहला, हेल्ड आर्ग्यूज दैट द रेगुलेटरी कैपेसिटी ऑफ द स्टेट इज बीइंग ट्रांसफॉर्म। रेगुलेटरी कैपेसिटी यानी जो स्टेट की जो कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी थी उसमें परिवर्तन आया है ग्लोबलाइजेशन के कारण। सबसे पहली बात डेविड हेल्ड ये बताते हैं, इन मैनी केसेस रिड्यूस्ड by expanding political, economic, military, cultural connections across border। तो देखिए बहुत सारी चीजों में जो राज्य है उसका नियंत्रण घटा है, डेविड हेल्ड कहते हैं। ठीक, सबसे पहली बात डेविड हेल्ड बताते हैं कि सीमाओं के पार राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक संबंध का विस्तार हुआ है, जिसके कारण राज्य का जो नियंत्रण है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। ठीक है, अपने सोशल स्ट्रक्चर पर, सामाजिक संरचना पर राज्य का नियंत्रण कम। दूसरी बात, सेकंड ये कहते हैं, सच कनेक्शंस क्रिएट चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन का मतलब होता है अगर एक चीज में आपने परिवर्तन कर लिया, दूसरी चीजों में अपने आप परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक, सच कनेक्शन क्रिएट चेन रिएक्शन इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन दैट ट्रांसेंड्स नेशनल बॉर्डर। ये कहते हैं कि दूसरी बात, ये कहते हैं डेविड हेल्ड का तर्क है कि ऐसे संबंध राजनीतिक और आर्थिक संस्थानों में एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रियाएं पैदा कर देते हैं जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे होते हैं। और तीसरी बात ये कहते हैं, प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफॉर्म पॉलिटिकल आइडेंटिटीज in myriad ways, causing regional, sub-regional and local groups to re-evaluate the representative capacity of their central government। तीसरा ये कहते हैं कि जो वैश्वीकरण है, जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है,
असंख्य तरीकों से राजनीतिक पहचान को बदल देती है। बहुत सारे तरीके से जो वैश्वीकरण जब आप होता है तो हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी है वो बदल जाती है, राष्ट्रीय पहचान, राजनीतिक पहचान बदल जाती है, जिससे क्षेत्रीय, उप क्षेत्रीय और स्थानीय समूह को अपनी केंद्रीय सरकारों के प्रतिनिधित्व की क्षमता का पुनर्मूल्यांकन भी करना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट जो इनका कॉन्सेप्ट है वो है ग्लोबल जस्टिस, वैश्विक न्याय। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल जस्टिस कैन बी स्टडीड फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बाय, अब देखिए मैंने जब भी आपको बताया कि जस्टिस की बात आती है तो मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आपको याद रखना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही होगा रिसोर्सेस का, वितरण प्रणाली, समाज में अगर न्याय की बात आती है तो समाज में अगर वितरण प्रणाली सही है आपकी, तो यानी कि आपका समाज न्याय संगत है, नहीं तो फिर नहीं है। जब बात होती है ग्लोबल जस्टिस की, सोशल जस्टिस की, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल जस्टिस कैन बी स्टडीड फ्रॉम सोशल पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बाय इन्वेस्टिगेटिंग द सोशल स्ट्रक्चर। आपके सामाजिक संरचना कैसी है, आपके यहां की पावर रिलेशन कैसी है, डेविड हेल्ड कहते हैं उससे हमें ग्लोबल जस्टिस का पता चले। दैट अंडरलाई ग्लोबल इनइक्वालिटीज, अगर आपकी संरचना और आपके पावर रिलेशंस अगर इनइक्वालिटीज प्रोड्यूस करते हैं तो वो ग्लोबल जस्टिस भी प्रोड्यूस नहीं। सोशियोलॉजिस्ट में एक्सप्लोर दैट रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी, रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी डेविड हेल्ड कहते हैं क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट। रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी और ग्लोबल इनजस्टिस कैसे आती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस अगर सही नहीं होंगे, आपके स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर सही नहीं है, पावर रिलेशन सही नहीं है, तो फिर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस सही नहीं होंगे। ठीक, और इनको सही करना जरूरी है अगर आप ग्लोबल जस्टिस चाहते हैं। एंड द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। ठीक, वैश्विक असमानता को रेखांकित करने वाली सामाजिक संरचनाओं और शक्ति संबंधों की जांच करके वैश्विक न्याय की अवधारणा का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से अध्ययन किया जा सकता है, हेल्ड कहते हैं। समाजशास्त्री गरीबी के मूल कारणों को संसाधन के वितरण और हाशिए पर रहने वाले समुदाय पर वैश्वीकरण के प्रभाव का पता लगा सकते हैं। डेविड हेल्ड कहते हैं कि जो गरीबी का मूल कारण है वो संसाधनों का वितरण है। ठीक, और इसी से ग्लोबल इनजस्टिस भी पैदा होता है। तो स्टूडेंट्स आपके लिए मैं यहां पर होमवर्क छोड़े जा रहा हूं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हु गवर्न्स। ठीक, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। हु गवर्न्स पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत आसान सी किताब है, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत जरूरी है कमेंट करना। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इतनी शिद्दत से इस लेक्चर को देखा। 4 नवंबर को सैटरडे है और 3 बजे जो मेरा सेशन होने वाला है उसमें मैं फुल सोशियोलॉजी टेस्ट लेने वाला हूं, उसको जरूर से अटेंड कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय बाय।